अपन जो बात कर रहे हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं? मैकेनिकल फोर्सेस की, मतलब यांत्रिकी बल की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? फोर्स की। किसकी बात करते हैं? फोर्स की, कहने मतलब अपना बल का। तो बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले बात होती है बल होता क्या है। तो देखो किसी भी वस्तु की या किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो बाह्य कारक उत्तरदायी होता है, मतलब किसी भी वस्तु की अगर स्थिति में या स्ट्रक्चर में या मान लो किसी की पोजीशन में कुछ भी चेंज करना है, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई बाह्य कारक उसके ऊपर कार्य करेगा। वो बाह्य कारक होता है, वो ही क्या कहलाता है? बल। जैसे मान लो कोई एक बॉल है, ये एक जगह स्थिर अवस्था में रखी हुई है। अगर मुझे इस बॉल की स्थिति में आगे चेंज करना है, या तो इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या फिर स्थिर अवस्था से कहां पे पहुंचाना है, इसको गतिशील अवस्था में पहुंचाना, तो इसके ऊपर जो बाह्य कारक कार्य कर रहा है, जो भी बाह्य कारक इसके ऊपर कार्य कर रहा है, वो बाह्य कारक ही अपना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। सीधी सी बात। या फिर कोई गतिशील, जैसे मान लो बॉल घूमती घूमती आगे की तरफ जाए, अगर मुझे इसे रोकना है तो भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कोई ना कोई बाह्य कारक लगाना पड़ेगा, तो वो भी क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो सीधा सा अर्थ यही हुआ, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो कारक उत्तरदायी होता है, वो कारक ही क्या कहलाता है? अपना बल कहलाता है। वो कारक ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो यहां से डेफिनेशन अपने को मिल गई कि भाई किसी भी वस्तु की स्थिति तथा अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो बाह्य कारक होता है, वो ही क्या कहलाता है? बाह्य कारक ही क्या कहलाता है? अपना बल। अब बात करते हैं अपन बल के प्रकार। बल के प्रकार ऐसे तो खूब सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अपने इंपोर्टेंट 3 टाइप्स की बात करेंगे मेनली। तो पहला होता है त्वरण बल। कौन सा होता है? त्वरण बल। दूसरा होता है अपना संपीड़न बल। तीसरा होता है अपना कर्तन बल। एक बात अपन और कर लेंगे चौथे की, स्पर्शीय बल। त्वरण बल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंसाइल फोर्स। संपीड़न को बोलेंगे अभी अपन जब बात करेंगे तब। तो देखो अपने बल के प्रकार अपन नॉर्मली 4 कितने केसेस के लिए है? वैसे तो अपने लिए 3 केसेस ही इंपॉर्टेंट है, त्वरण है, संपीड़न है और कर्तन है। अपन यहाँ पे बात स्पर्शरेखी की भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन टॉपिक लेते हैं अपना त्वरण बल, टेंसाइल फोर्स की। टेंसाइल फोर्स होता क्या है? तो देखो टेंसाइल फोर्स, मान लो कोई भी जैसे कि ये अपनी क्या है? फिक्स है। अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया? कोई भी छड़ लगा। अब मैं इस छड़ के ऊपर इधर की तरफ क्या लगा रहा हूँ? एक फोर्स लगा रहा हूँ, कोई ना कोई एक बल। तो देखो ये इस दीवार की वजह से ये छड़ कहाँ पे रुकी हुई है? यहाँ पे। और इस बल की वजह से ये किधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है? इधर की तरफ। मतलब ये दीवार तो इसको इधर की तरफ रोकने की कोशिश कर रही है, और ये छड़ इसको किधर, ये बाएं बल किधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है? इधर की तरफ। इसको अगर सीधे सी कहूं, मान लो एक रस्सी है बीच में, ये कोई रस्सी है, इस रस्सी के एक तरफ तो इधर से कोई खींचने पे लग रहा है, जैसे कुछ बच्चे इधर लगे हुए हैं खींचने पर और कुछ बच्चे इधर लगे हुए हैं, दोनों अपनी तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे क्या होगा? इसकी लंबाई में क्या होगा? क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये लंबाई में वृद्धि जिस बल के कारण हो रही है, वो बल ही क्या कहलाता है? तनाव। कहने का मतलब जिस बल के कारण वस्तु तनाव की स्थिति में आ जाती है, जिस बल के कारण मतलब जिस बाह्य कारक के कारण वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो, या फिर क्या हो? वस्तु किस अवस्था में आ जाए? तनाव अवस्था में आ जाए, तो वो बाह्य कारक ही क्या कहलाएगा? तनाव बल। वो बाह्य कारक ही क्या कहलाएगा? तनाव बल। दूसरी चीज अपन बात करते हैं, इसी को एक एग्जांपल के रूप में भाई, ये अगर अपन इसको कुछ छड़ मान लेते, इसी को अगर रस्सी न मारकर छड़ मान लेते, तो भी अपन इसको खींचते, तो भी क्या होता है? अगर ये मान लो जैसे कि पहले L लंबाई की है, तो अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगा? L प्लस डेल L लंबाई की हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी? L से बढ़कर कितनी हो जाएगी? L प्लस डेल। मतलब जिस बाह्य कारक के कारण उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, वो बाह्य कारक अपना क्या कहला रहा था? तनाव बल। वो बाह्य कारक अपना क्या कहला रहा था? तनाव बल। अब दूसरी बात करते हैं अपन किसकी? संपीड़न बल, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव फोर्स। अब देखो दूसरा है अपना, यही चीज अपना सेम एग्जांपल है, ये अपनी छड़ है, L लंबाई की थी छड़। अब अपन ने क्या किया दिया? दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन को क्या कर दिया? कहने वाला दोनों बल, ये जो दोनों बाह्य कारक जो बाह्य बल लग रहे हैं, वो दोनों क्या कर रहे हैं? उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब दबाएंगे तो उसकी लंबाई में क्या होगी, कमी। तो वह बाह्य कारक जिसके कारण वस्तु में हमेशा क्या हो, संपीड़न उत्पन्न हो, वह बाह्य कारक की क्या कहलाता है, संपीड़न बल कहलाता है। तो देखो यहां से अपने को पहले क्या पता चला, तनाव, फिर अपने को क्या पता चला, संपीड़न। तनाव में और संपीड़न में डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। कैसे, ये वह बाह्य कारक जिसके कारण वस्तु में क्या उत्पन्न हो, तनाव उत्पन्न हो, तो वह बाह्य कारक क्या कहलाता है, तनाव बल। और वह बाह्य कारक जिसके कारण वस्तु में संपीड़न उत्पन्न हो, वो क्या कहलाता है, संपीड़न बल कहलाता है। दोनों में डेरिवेशन क्लियर हुआ भाई। अगर तनाव उत्पन्न होगा किसी भी बाह्य कारक के कारण वस्तु में, तो वो तनाव बल के कारण होगा। और अगर वस्तु में संपीड़न उत्पन्न होगा तो किसकी वजह से होगा, संपीड़न बल की वजह से होगा। अब अपन बात करते हैं अपने तीसरे कर्तन बल की बात करते हैं। तीसरा है अपना कर्तन बल। अब देखो कर्तन बल में क्या डिफरेंस होता है, जैसे मैं इसको 3D में बना के बताता हूं। देखो कर्तन बल क्या करता है, ये तनाव वाला बल किसमें कर रहा था, तनाव में। ये संपीड़न मतलब उसकी लंबाई में कमी कर रहा था। कर्तन बल क्या होता है, उसके साइज में कोई वेरिएशन नहीं करता, वो क्या करता है उसकी शेप में, मतलब कि दोनों के दोनों बल क्या हो, अपोजिट हो एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे को क्या आपस में खींचने की कोशिश करो। जैसे अभी मैं बात करूं, ये एफ इधर से लग रहा है और ये एफ इधर से लग रहा है। अब ये क्या कर रहा है, इस डिब्बे को ये वाला हिस्सा तो आगे की तरफ खिसकाने की कोशिश कर रहा है और ये वाला डिब्बा इसको इधर की तरफ खिसकाने की कोशिश कर रहा है, इधर की तरफ। अगर इस प्रकार का बल होता है, वो अपना कौन सा बाह्य, अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो वो अपना क्या कहलाता है, शियर फोर्स। क्या कहलाता है अपना, शियर फोर्स। ये उसके आकार में परिवर्तन, मतलब साइज में चेंज नहीं करेगा, जो उसकी शेप है भाई, साइज तो अगर इसकी 10 mm लेंथ है तो 10 mm लेंथ ही रहेगी। ये क्या करता है, शियर फोर्स उसकी शेप में चेंज करता है, ना कि डायमेंशन में चेंज करता है। ये दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, शेप तो चेंज हो रही थी लेकिन उनकी डायमेंशन भी क्या हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी। तो सबसे बड़ी खास बात ये कर्तन बल की कि ये क्या करता है, उसकी शेप में चेंज करता है, ना तो टेंसाइल ना शियर, मतलब टेंसाइल भी नहीं होता और कंप्रेसिव भी नहीं होता, दोनों कंडीशन इसमें नहीं होती। इसमें शियर में होता है तो केवल उसकी शेप चेंज। तो यहाँ पे अपने को तीन चीजें क्लियर हुई, तनन बल बात हुई, संपीड़न हुई और कर्तन हुई। तनन में क्या होता है, वह बाह्य कारक जिसके कारण वस्तु की स्थिति, वस्तु में क्या होता है, तनाव उत्पन्न, और वह बाह्य कारक जिसके कारण वस्तु में क्या उत्पन्न होता है, संपीड़न। वह बाह्य कारक जिससे वस्तु के आकार में परिवर्तन हो रहा है, मतलब शेप में परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या कहला रहा है, कर्तन बल। तीन चीजें क्लियर हुई। चौथे की बात करते हैं पर स्पर्शरेखीय बल। स्पर्शी बल या स्पर्शरेखीय बल बोल सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, अब देखो टेंजेंशियल फोर्स की बात करते हैं अपन, या टेंजेंशियल या टेंजेंट फोर्स। तो देखो टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, वस्तु की घुमावदार अगर स्थिति, जैसे अपन दिखाना चाहें कि वस्तु के घुमावदार पथ पर लगने वाला बल, वस्तु के घुमावदार पथ पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, स्पर्शरेखीय बल। कैसा, मतलब सुनो, ये मेरा बॉक्स है, अगर मैं बात करूं अब इसकी ये जो सतह है, इसकी जो ये सतह है, इस सतह को टच करते हुए, इस सतह को बिल्कुल क्या करते हुए, टच करते हुए अगर जो फोर्स लगता है, जैसे अगर मैं सर्कुलर की बात करूं, ये कोई सर्कुलर है, अगर ये सर्कुलर जैसे कि बिल्कुल अपन जैसे कि इधर की तरफ बिल्कुल टच करते हुए इसको फोर्स है, या मैं ऐसे कहूं ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, या फिर मैं बिल्कुल ऐसे कहूं बिल्कुल ऐसे, या फिर मैं बिल्कुल ऐसे कहूं या बिल्कुल ऐसे, मतलब केवल वस्तु को क्या करता हुआ, स्पर्श करते हुए अगर कोई बल निकल रहा है, केवल क्या निकल रहा है, बल निकल रहा है, वो क्या करता है, वो बल क्या करता है, उसको रोटेशन देने की कोशिश करता है, वो बल क्या करता है, उसको घुमाव देने की कोशिश करता है। अगर ऐसा बल जिससे वस्तु में क्या हो, घुमाव उत्पन्न हो, तो ऐसा बल क्या कहलाता है, स्पर्शरेखीय बल कहलाता है। मतलब उसके घुमाव, मतलब सर्कुलर मोशन में अगर उसके टच करते हुए निकल रहा है, तो वो टच करने वाला बल ही क्या कहलाता है, स्पर्शरेखीय बल कहलाता है। तो यहाँ पर अपने चारों बलों की बात हो गई। तो देखो अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक, इसी के साथ साथ एक बात और बता दूंगा आप लोगों को, बल होता है वो बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि। बल क्या होती है, सदिश राशि। बल क्या होती है, सदिश राशि। आप देखो ये चीज जरूर ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि बल किस प्रकार की राशि है, तो सदिश राशि होती है, क्योंकि F बराबर ma,
अब बात करते हैं अपन इसके सेकंड टॉपिक। तो देखो सेकंड टॉपिक क्या है, बात करते हैं अपन प्रतिबल की। तो देखो स्ट्रेसेस होती क्या है, मान लो कोई एक बॉक्स है आपके पास, मेरे पास कोई बॉक्स है। अब देखो इस बॉक्स के ऊपर या बॉक्स की जगह आप बॉक्स मान लो या सर्कुलर मान लो आप, ये कोई सर्कुलर है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, बाहर से एक हथौड़ा लाया, एक हथौड़ा लाया, इस हथौड़े से मैंने क्या किया, इसके ऊपर स्ट्राइक किया, इस गोलाकार गोल, उस गोल के ऊपर मैंने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, अगर मैं इसको कहूं हथौड़ा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाह्य बल या बाह्य कारक बोल दूं इसको, बाह्य कारक। ये मेरी क्या है, गोलाकार गोलाकार वस्तु। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर स्ट्राइक करूंगा तो क्या इफेक्ट होगा, ये हथौड़ा जितनी दूरी पे गिरेगा, ये हथौड़ा जितनी दूरी पे गिरेगा उतने पे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। भाई इस वाले सिरे पे इस वाले सिरे पे थोड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसी के आधार पर अगर मैं इस तरह से एक आयताकार क्षेत्र समझाना चाहूं तो ये जितनी दूरी पे गिरेगा उतनी दूरी पे इफेक्ट डालेगा। भाई अपने को ऐसे मान लो एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर अपन थोड़े से मारेंगे तो वो थोड़ा जितनी दूरी पे गिरेगा उतनी दूरी पे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी प्रतिबल भी यही चीज कहता है कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही प्रतिबल कहा जाता है। समझे बात को? देखो मैं क्लियर करता हूं, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को ही, बाह्य बल को ही प्रतिबल कहा जाता है। अगर इसको एक डेफिनेशन, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को ही क्या कहते हैं, अपन प्रतिबल कहते हैं। इसको अगर डेफिनेशनली अगर फॉर्मूले बेस पे समझते हैं तो अपन क्या होता है, बाह्य बल बल बटे में एकांक क्षेत्रफल, यानी मतलब बाह्य बल और एकांकी क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, बाह्य बल अगर एक डेफिनेशन की फॉर्म में जाए तो क्या होता है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को ही क्या कहते हैं, अपन प्रतिबल कहते हैं। अगर अपन डेफिनेशन की फॉर्म में वैसे लाए तो बाह्य बल और एकांकी क्षेत्रफल का, जितने एकांकी क्षेत्रफल पर बाह्य बल लग रहा है उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। अगर मैथमेटिकली बात करें तो बाह्य बल को अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P या F से, दोनों में से किससे। भाई अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे P से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बाह्य बल को किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, बाह्य बल हो गया मेरा P, एकांकी क्षेत्रफल को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं A से, एकांकी क्षेत्रफल को किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, A से। तो और प्रतिबल को अपन हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबल को हमेशा अपन प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, किससे, सिग्मा से। अब देखो सिग्मा बराबर क्या हो गया, P अपॉन A, सिग्मा बराबर क्या हो गया, P अपॉन A। कहने का मतलब सिग्मा यहाँ पे क्या है, प्रतिबल, P क्या है, बाह्य बल, A क्या है, एकांकी क्षेत्रफल। तो सीधे से डेफिनेशन क्या निकल के आई अपने पास, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल तथा एकांकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है अपने पास, प्रतिबल कहलाता है। या फिर अपन इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बाह्य कारक या बाह्य बल को अपन क्या कह सकते हैं, प्रतिबल कहते हैं। एक तीव्रता के फॉर्म में भी डेफिनेशन होती है इसकी, लेकिन अपन को तो सीधा से यही याद रखना है कि वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल और एकांक क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। सिग्मा बराबर P अपॉन A। अब देखो इसकी इकाई की बात करें तो एमकेएस यूनिट्स में इसकी इकाई क्या होती है, देखो बाह्य बल को अपन ने किसमें लिख दिया, किग्रा, पर एरिया को किसमें लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ज्यादातर अपन, या फिर अपन इसको किसमें लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन ज्यादातर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एमकेएस पद्धति में, तो या फिर अपन इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो वो चीजें अलग होती है। लेकिन अपने को यहाँ पे जाएगा P अपॉन A, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, एमकेएस पद्धति में इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर।
या फिर अपन इसको किसमें लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर, जैसे मैं इसको मीटर को क्या लिख सकता हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर लिख सकता हूं मैं किलोग्राम पर एमएम स्क्वायर, किलोग्राम में लिख सकता हूं केजी। तो देखो ये इसके क्या है, एमकेएस पद्धति में इसके यूनिट्स। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, प्रतिबल के टाइप्स की। तो देखो साहब प्रतिबल के टाइप्स कितने होते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई तीन प्रकार के अपने मेनली मोस्टली कितने प्रकार के बल थे, तीन प्रकार के, तनन बल था, संपीड़न बल था और कर्तन बल। इसी के आधार पर प्रतिबल को भी इन बलों के आधार पर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला प्रतिबल होता है तनन प्रतिबल। क्या होता है, तनन प्रतिबल। दूसरा होता है अपना संपीड़न प्रतिबल, और तीसरा होता है अपना कर्तन प्रतिबल। अब इसी के साथ साथ पहले मैं आपको विकृति भी पढ़ा देता हूं, जिससे इन दोनों के संबंध विकृति के साथ संबंध में ही अटैच हो जाएंगे। तो अभी अपन पहले बात कर लेते हैं, पर इसी के साथ विकृति की इन टाइप्स को उसी के साथ लेके चलेंगे। तो देखो कि विकृति क्या होती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, विकृति। तो देखो मान लीजिए जैसे कोई छड़, आप लोगों ने कोई सा भी बल लगाया, तनन लगाया, संपीड़न लगाया, कोई सा भी लगाया, बाह्य बल से लगाया। अब तो इसकी लंबाई में क्या हुआ, पहले तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे मान लिया मैंने, इसकी लंबाई थी 10 में। अब मैंने जब इसको खींचा तो खींचने के साथ साथ इसकी लंबाई 10 से कितनी हो गई, 12 एमएम हो गई। कितनी हो गई, 12 एमएम। अब देखो पहले की साइड और बाद की साइड में क्या डिफरेंस रहा कि भाई 10 एमएम तो पहले था, बाद में कितनी हो गई, 12 एमएम। अब देखो वही बाह्य बल इसके ऊपर लगा हुआ है, जब तक बाह्य बल एक्टिव है तब तक। तो देखो इसकी वस्तु की एक्चुअल लेंथ में कितना चेंज हुआ, 2 एमएम। कितने एमएम का चेंज हुआ, 2 एमएम का। वास्तविक डायमेंशन कितनी है इसकी, 10 एमएम। तो विकृति यही चीज कहती है क्या, कि वस्तु की माप में परिवर्तन और वस्तु की वास्तविक माप का अनुपात ही क्या कहलाती है, विकृति कहलाती है। क्या समझे कि भाई जो माप में उसकी साइज में जो चेंज हुआ, वो चेंज बटे में जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन थी उसका अनुपात ही क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है। अगर मैं कहूं विकृति बराबर वस्तु की माप में परिवर्तन बटे में वास्तविक माप, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, विकृति। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से। जिसे अपन स्मॉल ई लिखते हैं ना, वैसे की वैसे ही होता है। तो अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई। और इसकी ये इकाई रहित राशि है। ये क्या है, इकाई रहित राशि है। इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले पे, तो अगर मान लिया मैंने कि इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना था, मतलब वास्तविक माप में कितना परिवर्तन था, डेल है, क्योंकि लंबाई की फॉर्म में बता रहा हूं आपको। और अगर वास्तविक लंबाई की बात करूं तो एल। अगर मान लो पहले लंबाई मीटर में थी तो बाद में चेंज हुआ, वो भी तो मीटर में ही है। अगर सेंटीमीटर में है तो पहले वाली लंबाई में किसमें होगी, सेंटीमीटर में होगी। अगर लंबाई में परिवर्तन एमएम में है तो वास्तविक माप भी किसमें लेंगे, अपन एमएम में। तो ये आपस में बराबर होने के कारण क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। इसी वजह से विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है विकृति क्या होती है, इकाई रहित राशि होती है। केवल इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है अपने पास। तो जैसे प्रतिबल 3 प्रकार के थे, वैसे विकृति भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। वही पहली वही तनन विकृति, दूसरी वही संपीड़न विकृति, तीसरी वही कर्तन विकृति। समझे बात को। देखो बल कितने प्रकार के थे, मेनली अपने पास 3 प्रकार। तनन बल था, संपीड़न बल था, कर्तन बल था। प्रतिबल कितने प्रकार के अपने पास, 3 प्रकार। तनन प्रतिबल है, संपीड़न प्रतिबल है, कर्तन प्रतिबल है। विकृति कितने प्रकार के अपने पास, वही 3 प्रकार। तनन विकृति है, संपीड़न विकृति है, कर्तन विकृति। केवल आगे का फॉर्मेट चेंज हो रहा है भाई। तनन का जब बल की बात की तो तनन बल आ गया था, जब प्रतिबल की बात की तब वहां पे क्या गया, प्रतिबल आ गया। जब विकृति की बात की तो उसी के साथ क्या आ गया, विकृति। है तीनों अलग अलग, लेकिन तीनों में डिफरेंसेस मैंने बता चुका आप लोगों को। तनन वाली स्थिति में क्या होता है, वस्तु हमेशा क्या होगी, तनाव स्थिति में रहेगी। संपीड़न वाले में क्या होगा, चाहे
प्रतिबल की बात करें, चाहे से बल की बात करें, चाहे से विकृति की बात करें, संपीड़न का जहां भी नाम होगा वहां पे वस्तु हमेशा किस अवस्था में होगी? संपीड़ित अवस्था में। अगर अपन बात करते हैं किसमें? कर्तन की बात करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा? वो दोनों फेसेस को टच करते हुए उसके ऊपर फोर्स लगेगा, मतलब उसके आकार में क्या होगा? परिवर्तन होगा, मतलब आकार सॉरी शेप में परिवर्तन होगा। तो देखो बात करते हैं, अब बात करते हैं, अब मैं दोनों को एक एक साथ लेके चलूंगा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं तनन प्रतिबल और विकृति की। इसकी तनन प्रतिबल और विकृति की होता क्या? देखो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। एक मेरे पास ये छड़ है, मैंने क्या किया? इसके ऊपर तनाव बल लगाया, क्योंकि देखो तनन प्रतिबल के अंदर कौन सा बल की बात करूंगा मैं? तनन बल की। तो मैंने क्या कर दिया? इसके ऊपर तनाव बल लगा दिया, इधर भी पी लगा दिया और इधर भी पी लगा दिया। अब इसकी स्थिति पहले मैंने मान ली डेल है, कितनी लंबाई थी इसकी? एल। बाद में मैंने क्या किया? इसकी लंबाई में मैंने जब इसके ऊपर बाह्य कारक लगा हुआ ही है, भाई लगा हुआ है, मैंने बाह्य बल को हटाया नहीं है, तो जैसे ही मैं इस बाह्य बल को लगाए रखूंगा तो तनाव बल के कारण क्या होगा? वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होगा। तो पहले की लंबाई यहां से यहां तक की तो वो एल तो है, लेकिन ये इतनी सी लंबाई जो इसकी बढ़ गई, मैंने इसको क्या बोल दिया? डेल। अगर मैं इस पूरी लंबाई की बात करूं इस छड़ की, तो टोटल लंबाई कितनी होगी मेरे पास? एल प्लस डेल है। भाई अगर मैं पहले वाली स्थिति बात करता हूं, जब केवल उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? तनन बल लगा हुआ है, और बाद में भी तनन बल तो लगा हुआ है, क्योंकि तनन बल ये बाद में बात करेंगे क्यों लगा हुआ है क्यों नहीं। तो तनन बल जब उसके ऊपर लगा हुआ है, तो पहले वस्तु जब लगाना है, स्टार्टिंग में लगाना स्टार्ट किया आपने, तब उसकी लंबाई कितनी थी? एल मीटर थी। थोड़ी देर के लिए मैं इसको बोल दूं एल मीटर थी, यहां पे मैं मीटर लिख देता हूं, थोड़ी देर के लिए लो एल मीटर थी। बाद में क्या हुआ? उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ, तो एल मीटर तो पहले थी, और कितनी लंबाई में उसमें वृद्धि हो गई? डेल एल मीटर। कितनी वृद्धि हो गई? डेल एल मीटर। टोटल लंबाई कितनी होगी बाद में उसकी छड़ की वृद्धि होने के बाद में? एल प्लस डेल एल मीटर। कितनी हो गई? एल प्लस डेल एल मीटर, इतनी उसकी लंबाई। तो देखो यहां से क्या डेफिनेशन मिली? पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? तनन प्रतिबल। किसकी बात कर रहा हूं? तनन प्रतिबल। तो देखो क्या डेफिनेशन आती है? जब किसी वस्तु पर तनन, जब किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर तनन बल लगाया जाता है तो तनन बल तथा एकांकी क्षेत्रफल का अनुपात ही तनन प्रतिबल कहलाता है। तो देखो क्या डेफिनेशन है इसके पास तनन प्रतिबल की? जब किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर तनन बल, यहां पे बात होगी किसकी? तनाव स्थिति के लिए मैंने कौन सा बल लगाया? तनन बल। तनन बल लगाया जाता है तो लगाए गए तनन बल तथा एकांकी क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या कहलाता है? तनन प्रतिबल कहलाता है। तो देखो क्या हुआ? तनन विकृति, इसका फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ? तनन प्रतिबल बराबर क्या होगा? तनाव बल बटे में एकांकी क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात। तनन प्रतिबल मतलब क्या हो गया? तनन बल और एकांकी क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या कहलाता है? तनन प्रतिबल कहलाता है। अब तनन प्रतिबल को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा टी से। टी का मतलब क्या होता है? टेंशन, टेंशन या टेंसाइल कह देते हैं। तो देखो, और आप तनाव बल को ऊपर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वही पी से, क्योंकि बाह्य बल ही हो। एकांकी क्षेत्रफल को ऊपर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। तो तनाव प्रतिबल का फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया? सिग्मा टी बराबर क्या हो गया? पी अपॉन ए। यूनिट्स क्या होती है इसकी? सेम टू सेम वही होती है। अब बात करते हैं अपन इसी में, दूसरा है अपना विकृति। तो देखो, अब जब अपन विकृति की बात करें, अपन किसकी बात कर रहे हैं? विकृति। यहीं पे बात करें अपन किसकी? तनन विकृति की। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था विकृति क्या होती है।
वस्तु की माप में परिवर्तन बटे हुए वास्तविक माप, वस्तु की माप में परिवर्तन और वास्तविक माप का अनुपात क्या कहलाता है? विकृति कहला रही थी वहां पे। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? त्वरण की। तो त्वरण की जब बात होगी तो मैंने क्या कह दिया, त्वरण का नाम आते क्या हो जाएगा? हमेशा वस्तु कौन सी अवस्था में रहेगी? तनाव अवस्था में, टेंशन की अवस्था में। तो जब टेंशन की अवस्था में होगी तो उसकी माप में क्या होगा? इंक्रीमेंट ही होगा, इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि जिस दिशा में देखो उसमें एक का जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर एक डायमेंशन में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक डायमेंशन में, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसकी पैरेलल साइड में हमेशा क्या होगी? वृद्धि। और जो परपेंडिकुलर साइड होगी उसकी हमेशा परपेंडिकुलर साइड होगी उसमें हमेशा क्या होगा? डिक्रीमेंट। देखो कि एग्जांपल बता दो। अभी आप ये कह रहे हो, मैं जैसे कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और मैंने क्या कर दिया, इसके इधर भी पी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, तो इसकी किस में वृद्धि हुई? लंबाई में। इसकी कौन सी साइड में वृद्धि हो रही है? लंबाई में। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे कहें नहीं सर मैंने क्या किया, इसको ऐसे रखा ऑब्जेक्ट को और मैंने इसके इधर भी पी लगा दिया और इधर भी पी लगा दिया। अगर मैं ये कहूं सर ये तो इसकी लंबाई थी और ये इसकी क्या थी? मोटाई। ये इसकी लंबाई थी और ये इसकी मोटाई। अब तो सर मोटाई में वृद्धि होगी क्योंकि ये कैसे इंक्रीमेंट होगा? बिल्कुल ऐसे। और लंबाई तो लंबाई में क्या होगा? डिक्रीमेंट हो जाएगा। जब मोटाई बढ़ेगी, मोटाई में चेंज होगा तो लंबाई में क्या होगा? डिक्रीमेंट। तो मैंने क्या डेफिनेशन दिया कि भाई जो भी अपन बल लगा रहे हैं उसकी समांतर माप में हमेशा क्या होती है? तनाव की स्थिति में क्या होती है? वृद्धि। और उसकी लंबवत माप में हमेशा क्या होगी? कमी। अब वो कैसी भी पोजीशन चेंज करके आप लोग लगा के देख लो, उससे इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। तो सीधी सी बात है, तनाव की स्थिति में तनाव बल जिस दिशा में लग रहा है ना उसकी समांतर माप में हमेशा क्या होगी? वृद्धि। उसकी हमेशा समांतर माप में क्या होगी? वृद्धि। तो अपन क्या उसकी समांतर माप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी लंबवत वाली माप की बात नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं त्वरण की। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब उसके ऊपर तनाव बल लग रहा था तो उसकी लंबाई कहां से बढ़कर कहां तक हो गई? L से बढ़कर कहां तक हो गई? L प्लस डेल मीटर हो गई। तो जो इसकी माप में परिवर्तन हुआ वो माप में परिवर्तन कितना हुआ? अगर मैं बात करूं लंबाई में परिवर्तन बोल देता हूं मैं यहाँ पे, लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? अगर देखो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई? L प्लस डेल है। उसमें से अगर मैं माइनस L कर दूं तो कितनी बच जाएगी मेरे पास? डेल है। तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? डेल है। वास्तविक लंबाई कितनी थी? वास्तविक लंबाई कितनी थी उसकी? L। तो देखो अभी विकृति की डेफिनेशन आई थी माप में परिवर्तन बटे वास्तविक माप। तो देखो यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन क्या हो, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी? त्वरण विकृति की, त्वरण विकृति बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई। अब देखो यहां से त्वरण विकृति की क्या डेफिनेशन आ गई? लंबाई में परिवर्तन जब किसी वस्तु पर बाह्य तनाव बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर तनाव बल लगाया जाता है, मैं यहाँ पे वाला लिख देता हूं, पहले समझ लीजिए फिर उसके बाद में लिखूंगा। जब किसी वस्तु पर तनाव बल लगाया जाता है तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और वस्तु की वास्तविक लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? त्वरण विकृति कहलाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है? डेल। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया त्वरण विकृति को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे इसको सिग्मा टी से रिप्रेजेंट किया है उसको ईटा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? डेल। वास्तविक लंबाई कितनी थी छड़ की पहले खींचने से पहले? एल। तो इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? अपनी त्वरण विकृति कहलाती है। अब बात करें अपन डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होती है? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन। जब किसी वस्तु पर तनाव बल लगाया जाता है तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, जब किसी वस्तु पर तनाव बल लगाया जाता है तो तनाव बल की समांतर माप में वृद्धि होती है तो
माप में वृद्धि तथा वास्तविक माप का अनुपात ही त्वरण विकृति कहलाती है। तो देखो यहां से क्या डेफिनेशन मिली, जब किसी वस्तु पर तनाव बल लगाया जाता है तो तनाव बल की समांतर माप में क्या होती है, वृद्धि। मैंने यहाँ पे लंबाई भी नहीं डेफिनेट किया है और ना मैंने उसकी मोटाई या व्यास की बात की। मैंने यहाँ पे सीधा सीधा एक अलग से डेफिनेशन लिखी कि जब किसी वस्तु पर क्या लगाया जाता है, तनाव बल, तो तनाव बल के समांतर माप में हमेशा क्या होती है, वृद्धि। तो माप में वृद्धि तथा वास्तविक माप का अनुपात क्या कहलाता है, त्वरण विकृति कहलाती है। इसे ईटा टी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो त्वरण प्रतिबल और त्वरण विकृति की डेफिनेशन मिल गई अपने को। क्या मिली, त्वरण प्रतिबल की डेफिनेशन मिली और त्वरण विकृति। अब अपन चल गए अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, इसी के सेकंड पार्ट को। अब बात करते हैं अपन संपीड़न प्रतिबल और विकृति। अब पहले बात कर लेते हैं अपन संपीड़न प्रतिबल की। सेम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, वही अपना ऑब्जेक्ट है। अब क्या हो रहा है, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर वही लंबाई है उसकी L। अब उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बाह्य बल लगा रहे हैं, लेकिन कौन सा वाला बाह्य बल लग रहा है, संपीड़न बल। तो देखो क्या होगा उस स्थिति में, अगर मैं ये कहूं उसका व्यास कितना है d, एक गोलाकार छड़ ले ली मैंने, तो देखो पहले लंबाई कितनी थी L मीटर, व्यास कितना था d मीटर। अब मैंने जब इसके ऊपर संपीड़न बल लगाया तो क्या हो गया, व्यास तो हो गया इसका d से बढ़कर कितना हो गया डेल, कितना हो गया d से बढ़कर कितना हो गया d प्लस डेल। और लंबाई पहले पूरी L थी यहां से यहां तक, लेकिन साथ ये इतनी लंबाई उसकी क्या हो गई कम, कितनी कम हो गई डेल L। तो ये बची हुई दूरी कितनी बच गई मेरी, L माइनस डेल L। बची हुई दूरी कितनी बच गई मेरी, L माइनस डेल। क्योंकि अगर मैं इसका एक एग्जांपल समझूं कि भाई पहले इसकी लंबाई कितनी थी 10 मीटर, बाद में इसकी घटकर कितनी कितनी इसमें कमी हो गई 2 मीटर की, तो अब बची कितनी हो गई उसकी, बची हुई साइज कितनी रही 8 मीटर, बची हुई साइज कितनी रही 8 मीटर। तो देखो उसकी साइज में कितने का परिवर्तन हुआ, वही 2 मीटर, वास्तविक साइज कितनी है वही उसकी 10 मीटर। तो देखो यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, संपीड़न प्रतिबल की। तो देखो संपीड़न बल की प्रतिबल क्या होगा कि जब किसी वस्तु पर संपीड़न बल, पहले वाले में तनाव वाले में क्या कर रहे थे, तनाव बल लगा रहे थे, तनाव प्रतिबल वाले में क्या लगा रहे थे अपन, तनाव बल लगा रहे थे। लेकिन संपीड़न प्रतिबल में अपन कौन सा बल लगाएंगे, संपीड़न बल। तो देखो यहां से डेफिनेशन क्या मिली, जब किसी वस्तु पर संपीड़न बल लगाया जाता है तो जब संपीड़न बल जिस दिशा में लगाया जाता है उसकी समांतर माप में हमेशा क्या होती है, कमी, और उसकी लंबवत माप में हमेशा क्या होती है, वृद्धि। समांतर माप में हमेशा क्या होती है, कमी, और लंबवत माप में हमेशा क्या होती है, वृद्धि। तो लगाया गया संपीड़न बल जितने एकांकी क्षेत्रफल पर लगाया जाता है उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, अपना संपीड़न प्रतिबल कहलाता है। तो देखो क्या हुआ, जब किसी वस्तु पर संपीड़न बल लगाया जाता है तो लगाया गया संपीड़न बल तथा एकांकी क्षेत्रफल
डेफिनेशन लिखी, जब किसी वस्तु पर संपीड़न बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर संपीड़न बल जितने एकांकी क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, तो लगाया गया संपीड़न बल तथा एकांकी क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या कहलाता है, संपीड़न प्रतिबल कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे सिग्मा सी से प्रदर्शित करते हैं। अगर अपन इसके फॉर्मूले पे जाए तो क्या होगा, संपीड़न प्रतिबल बराबर क्या होगा, संपीड़न बल बटे में एकांकी क्षेत्रफल। इन दोनों का संपीड़न प्रतिबल और एकांकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, संपीड़न प्रतिबल। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन सिग्मा सी से। अगर मेथड लिखे तो संपीड़न बल क्या होता है, P, और एकांकी क्षेत्रफल क्या होता है, A। तो अपना यहाँ पे क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ, सिग्मा सी बराबर P अपॉन A। अब देखो यहीं पे बात करते हैं अपन किसकी, संपीड़न विकृति की। किसकी बात करते हैं, संपीड़न विकृति की। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा सी से। अब देखो जब इसको यहीं से रिप्रेजेंट करते हैं तो संपीड़न विकृति क्या होगी, देखो जब किसी वस्तु पर संपीड़न बल लगाया जाता है तो वस्तु की समांतर, जिस बल लगाया जाता है तो बल की समांतर माप में हमेशा क्या होती है, कमी, और उसकी लंबवत माप में क्या होती है, वृद्धि। तो माप में परिवर्तन, समांतर माप में परिवर्तन और वास्तविक माप का अनुपात ही क्या कहलाता है, संपीड़न विकृति कहलाती है। तो देखो क्या डेफिनेशन आई, जब वस्तु पर संपीड़न बल लगाया जाता है तो, जब वस्तु पर संपीड़न बल लगाया जाता है तो संपीड़ित बल की समांतर माप में कमी होती है। तो माप में कमी तथा वास्तविक माप का अनुपात ही संपीड़न विकृति कहलाती है। यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने क्या लिखा, जब किसी वस्तु पर संपीड़न बल लगाया जाता है, क्योंकि देखो संपीड़न की बात कर रहा हूं, चाहे प्रतिबल हो चाहे संपीड़न विकृति हो, जब किसी वस्तु पर संपीड़ित बल लगाया जाता है तो संपीड़न बल की समांतर माप में हमेशा क्या होगी, कमी होती है, और लंबवत माप में हमेशा क्या होती है, वृद्धि। तो माप में कमी तथा वास्तविक माप का अनुपात क्या कहलाता है, संपीड़न विकृति कहलाती है। तो देखो यहाँ पे मैंने वही एक एल मीटर का था पहले, जब मैंने उसको कंप्रेस किया, जब मैंने उसको क्या किया, कंप्रेस किया, तो उसकी लंबाई में कितना कमी हो गई, डेल एल की। तो यहाँ पे संपीड़न विकृति का क्या आ जाएगा, संपीड़न विकृति को ऊपर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईटा सी से। तो क्या आ जाएगा, माप में कमी, कमी बटे वास्तविक माप, ठीक है, माप। अब माप में कमी कितनी, डेल एल की, और वास्तविक माप कितनी थी, वही एल की। अब देखोगे पहले वाले त्वरण विकृति थी, उसका फॉर्मूला भी डेल एल अपॉन एल आया था, इस वाले का फॉर्मूला भी वही डेल एल अपॉन एल आ रहा है। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है, जब त्वरण विकृति की बात करते हैं, किसकी, त्वरण विकृति की, तो उसको हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, त्वरण विकृति को हमेशा किस में लिया जाता है, पॉजिटिव में। और जब संपीड़न, जब कभी भी संपीड़न विकृति की बात की जाती है तो हमेशा उसको किस में लिया जाता है, नेगेटिव। तो देखा जब कभी भी अपन कैलकुलेशन करेंगे तब जहां पे त्वरण विकृति की बात होगी तो हमेशा अपन उसको किस में लेंगे, प्लस में, और जब अपने को संपीड़न विकृति की बात करेंगे तो हमेशा उसको किस में लेंगे, माइनस में। यहाँ पे क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा, जब इन दोनों की बात होगी तो कर्तन को बाद में लेके चलूंगा, मैं थोड़ा सा एक बीच में यहीं पे टॉपिक लेके आता हूँ, इसी का कर्तन बचाया होना इसमें, तो उसको बीच में लेके चलेंगे। पहले बात करते हैं थोड़ा सी कीजिए, फिर मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन भी हो जाएगी अपनी। अब अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं उसके लिए।
ये कर्तन वाला मैं बाद में, चलो पहले कर्तन पढ़ा ही देता हूं, बाद में बात करूंगा। कर्तन, प्रतिबल और विकृति। अब देखो कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति की क्या होता है। देखो मैं इसको समझाने के लिए आपके सामने 3D डायग्राम बना रहा हूं। अब देखो इसकी लंबाई L है और इसकी ऊंचाई मैंने मान ली। अब देखो जब मैं कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति की बात कर रहा हूं तो इसके ऊपर लगने वाला बल कौन सा होगा, कर्तन ही होगा। इधर से मैंने लगा दिया P और इधर से मैंने लगा दिया P, दोनों से। ये P क्या है, कर्तन बल। P क्या है यहाँ पे, कर्तन बल है। क्या है, कर्तन बल। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या डेफिनेशन निकल के आई, जब वस्तु पर कर्तन बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर कर्तन बल जितने एकांकी क्षेत्रफल पर कार्य करता है, जब वस्तु पर कर्तन बल जितने एकांकी क्षेत्रफल पर कार्य, कर्तन बल एकांकी क्षेत्रफल पर कार्य करता है तो कर्तन बल तथा एकांकी क्षेत्रफल का अनुपात ही कर्तन प्रतिबल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, जब किसी वस्तु पर कर्तन बल लगता है और जितने एकांकी क्षेत्रफल पर, जब किसी वस्तु पर कर्तन बल जितने एकांकी क्षेत्रफल पर, मतलब जब किसी वस्तु पर कर्तन बल एकांकी क्षेत्रफल पर कार्य करता है तो कर्तन बल और एकांकी क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या कहलाता है, कर्तन प्रतिबल कहलाता है। अब देखो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टो से। कर्तन प्रतिबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्तन प्रतिबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टो से। फॉर्मूला वही रहेगा सेम, P अपॉन A। P क्या है, कर्तन बल है यहाँ पे, A क्या है, एकांकी क्षेत्रफल। अब बात करनी है ये कर्तन विकृति, किसकी बात कर रहे हैं अपन, कर्तन विकृति। अब देखो इसको समझने के लिए मैंने इसका क्या कर दिया, डायग्राम। इसको मैंने नाम दे दिया P, D डेश, C और C डेश, इसको नाम दे दिया A, B। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इन दोनों में चेंज हुआ फाई, इसमें चेंज हुआ फाई, और मैंने इसको बोल दिया कि ये इसकी इधर की तरफ मेरा x लग रहा था, P लग रहा था मेरा, इधर की तरफ मेरा P लग रहा है, बाहर को मैंने क्या किया P। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कर्तन विकृति क्या होगी, कुछ ना कुछ तो चेंज होगी। मैं इसको ये कह दूं डेल है भाई, यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, डेल है। यहाँ से यहाँ तक भी वही चेंज हो रहा है, डेल है दोनों में। तो यहाँ पे कर्तन विकृति क्या मिली मुझे, कर्तन विकृति क्या होगी, सी सी डेश। क्यों, अगर मैं इसको कहूँ सी सी डेश, या फिर मैं पहले से कहूँ बी सी बी सी, या फिर मैं इसको कहूँ डी डी डेश, परिवर्तन कितना हुआ डी डी डेश का, और मैं इसको कहूँ ए डी, इन दोनों का अनुपात, मतलब पहले वाली अवस्था और बाद वाली अवस्था का परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, मेरे पास कर्तन विकृति कहलाएगी। और विकृति को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan फाई से। मतलब कहने वाला किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से। जब अपने को इसका मापांक निकालना होगा तो अपन हमेशा क्या मान कर करेंगे, tan फाई से। किससे मान कर करेंगे, tan फाई से। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, कर्तन प्रतिबल हो गया, कर्तन विकृति हो गई। अब बात करते हैं अपन हुक्स लॉ की। किसकी बात करते हैं अपन, हुक के नियम। हुक्स लॉ, तो हुक का नियम क्या होता है, हुक के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा
कि जब कोई वस्तु किसी प्रत्यास्थ सीमा में होती है, जब कोई वस्तु किसी प्रत्यास्थ सीमा में होती है तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल और विकृति, जब कोई वस्तु प्रत्यास्थ सीमा में होती है तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल और विकृति एक दूसरे की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये उसने कहा, तो मैं बताता हूं क्या, जब कोई वस्तु प्रत्यास्थ सीमा में हो तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जब कोई वस्तु किसमें हो, प्रत्यास्थ सीमा में स्थित हो तो उसमें वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होते हैं। यही किसने कहा, उसमें तो क्या हुआ, प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। अगर मैं कहूं सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ईटा, ये किसने दिया था, उसने। इसी के नियम को थोड़ा सा चेंज करके संपीड़न और त्वरण के लिए अलग से केस दिया गया, उसको बोला अपन ने प्रत्यास्थ गुणांक, या फिर इंग्लिश में बोला यंग प्रत्यास्थ गुणांक ने क्या किया, इसी नियम में क्या संशोधन किया, उसने ये भाई उसने ये कह दिया था प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के आपस में समान, लेकिन प्रत्यास्थ यंग्स मॉडुलस ने क्या कहा कि भाई इन दोनों में, इसने किसके लिए कहा, तनाव और संपीड़न वाली स्थिति, तनाव और संपीड़न वाली स्थिति के लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक एप्लीकेबल है, कर्तन के लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो उसने क्या कह दिया कि भाई उसने ये कहा कि प्रतिबल और विकृति एक दूसरे की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये प्रत्यास्थ गुणांक ने क्या कहा कि भाई मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटा देता हूं और मैं एक अपना नाम मापा दे देता हूं। तो उसने क्या कहा, सिग्मा इसको हटाते ही क्या हो गया, ईटा, ईटा ई, उसने क्या दे दिया, ईटा ई। अब देखो उसने क्या कहा, ई को क्या मान लिया, यह प्रत्यास्थ गुणांक, तो सिग्मा अपॉन ई ईटा। अगर कहूं मैं हिंदी में कहूं तो क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ गुणांक, प्रत्यास्थ गुणांक ई बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति। तो देखो यहां पे क्या डेफिनेशन निकल के आई यह प्रत्यास्थ गुणांक की, कि जब कोई वस्तु प्रत्यास्थ सीमा में स्थित हो, जब कोई वस्तु प्रत्यास्थ सीमा में स्थित हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण प्रतिबल और त्वरण विकृति या संपीड़न प्रतिबल संपीड़न विकृति का अनुपात ही प्रत्यास्थ गुणांक कहलाता है। क्या डेफिनेशन निकल गई कि यदि कोई वस्तु प्रत्यास्थ सीमा के अंदर स्थित है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण प्रतिबल, अगर अपन त्वरण प्रतिबल की बात करें तो उसके साथ ही क्या आएगी, त्वरण विकृति, या फिर संपीड़न प्रतिबल की बात करेंगे तो उसके साथ कौन सी रहेगी, संपीड़न विकृति, इनका अनुपात ही क्या कहलाता है, ये प्रत्यास्थ गुणांक कहलाता है। तो क्या फॉर्मूला है, E बराबर दो फॉर्मूला अपने पास जनरेट हुए, क्या त्वरण विकृति होगी तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी त्वरण प्रतिबल होगा तो क्या होगी, त्वरण विकृति। और अगर संपीड़न, वही E का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संपीड़न प्रतिबल होगा तो नीचे क्या होगी, संपीड़न विकृति का अनुपात ही क्या कहलाता है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहलाता है। तो यहीं पे नियम हो गया है E बराबर सिग्मा अपॉन E, ये हुआ यंग प्रत्यास्थ गुणांक, ये क्या हुआ, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। अब देखो यहीं से एक चीज और पता चलती है आप लोगों को, क्या देखो क्या पता चलता है आपको, यहां पे एक चीज पता चल गई आप लोगों को कि यह प्रत्यास्थ गुणांक सिग्मा अपॉन ई के बराबर होता है। तो देखो अपने को पता है सिग्मा यहाँ पे क्या है, प्रतिबल
प्रतिबल है। प्रतिबल बराबर क्या होता है P अपॉन ए, और E बराबर क्या होता है डेल एल अपॉन एल। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ डेल एल अपॉन एल छोड़ देती है। अब देखो इन दोनों के मान मैंने उठा के कहां पे रख दिए, वापस इस बार समीकरण में रख दिए। तो E बराबर क्या हुआ मेरा, सिग्मा की जगह जब मैंने रखा तो P अपॉन ए, E की जगह रखा तो क्या हुआ डेल एल अपॉन एल। अब देखो P अपॉन एल अपॉन, तो मैंने क्या किया इसे एल को तो ऊपर भेज दिया, ये एक आप आ गया नीचे, तो क्या हो जाएगा E बराबर क्या हो गया P इंटू एल अपॉन क्या हो गया डेल एल इंटू ए। अब देखो ये डेल एल क्या है माप में परिवर्तन या लंबाई में परिवर्तन, यहां पे मैं क्योंकि एल लंबाई। तो देखो अगर मुझे जब कभी किसी वस्तु की लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ वो ये 50 गुणा के थ्रू निकालना, तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला डेल एल बराबर क्या हो जाएगा P इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे किससे होंगे इसी से। तो ये अपना यहाँ तक हुआ 50 गुणांक तक, अपना कहां तक हुआ 50 गुणांक तक।